गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने टेलर और लॉरेंट सीरीज़ का डिस्कशन किया था। तो टेलर सीरीज के हमने एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिए थे और लॉरेंट सीरीज का भी न्यूमेरिकल हमने एक लिया था। तो उसका डी पार्ट जो था वो अभी रह गया था क्योंकि हमारे पास लेक्चर का टाइम थोड़ा कम था। तो आज उस डी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और फिर एक और प्रॉब्लम लेंगे लॉरेंट सीरीज के ऊपर जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। तो डी पार्ट की मैं बात कर लेता हूँ। तो डी पार्ट में हमसे ये कहा गया था कि जब आपको एक्सपेंड करना है कहाँ पर, रीज़न इस बार दिया हुआ है ज़ीरो से बड़ा है मोड जेड माइनस वन और वन से छोटा है। तो मतलब जेड माइनस वन की फॉर्म में हमें अपनी प्रॉब्लम को लिख लेना है। हमारे पास एफ जेड क्या था, जब पार्सल फ्रैक्शन में आपने डिसॉल्व कर लिया है तो एफ जेड आपके पास वन अपॉन जेड माइनस टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन था। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको जेड माइनस वन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आपको इस बार एक्सपेंशन मोड जेड माइनस वन की फॉर्म में लिखना है। तो जब आपने जेड माइनस वन की फॉर्म में इसको लिखा है तो जेड माइनस टू को आप लिख सकते हैं जेड माइनस वन माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। ठीक है। एफ जेड को जब आपने इस तरीके से लिख लिया, अब आपको इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या लेना है, कॉमन आपको लेना है। और कॉमन इस तरीके से आपको लेना है कि जेड माइनस वन क्या है, मोड छोटा है वन से। तो यानी जहाँ पर वन और जेड माइनस वन की बात होगी तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म को ही आपको कॉमन निकालना है। ठीक है। तो जब आपने पहले वाले टर्म में देखा तो यहाँ पर माइनस वन क्या है, आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है पहले वाले टर्म में। तो माइनस वन को जब आपने कॉन्स्टेंट लिया तो क्या आया, प्लस वन माइनस जेड माइनस वन। सेकंड वाला टर्म ऑलरेडी जेड माइनस वन की फॉर्म में दिया हुआ है तो उस पर हमें कुछ भी डिस्टर्ब करने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ रखा रहेगा, वहाँ कुछ भी कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेड माइनस वन अपने आप में एक सेपरेट टर्म है। फर्स्ट टर्म को आपने जेड माइनस वन की पावर माइनस में ऊपर ले जाकर लिख लिया और इसको इस तरीके से आपने लिख लिया। तो ये आपके पास वैलिड लॉरेंट एक्सपेंशन आ गया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी जेड माइनस वन की फॉर्म में है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन जेड माइनस वन एन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल जेड माइनस टू का स्क्वायर। तो यानी किसकी पावर्स बढ़ेंगी, लगातार जेड माइनस टू की पावर एन बढ़ती चली जाएगी और एन जीरो से इन्फिनिटी आप ले लेंगे। तो इस तरीके से मॉडुलस वाले फंक्शन का आपको लॉरेंट एक्सपेंशन ले लेना है। ठीक है। आइए एक और एक्सपेंशन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द टेलर एंड लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड प्लस टू जेड प्लस थ्री। और ये रीजंस आपको दे रखे हैं लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपको दिया हुआ है। तो कभी कभी टेलर लॉरेंट दोनों को ही बोल देता है क्योंकि ये जो लॉरेंट सीरीज बनी है ये भी टेलर सीरीज का ही एक पार्ट है। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है। करना आपको यहाँ पर लॉरेंट एक्सपेंशन ही है, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है। तो ये जो आपके पास फंक्शन एफ जेड दिया हुआ है, ये सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिसॉल्व करके लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नीचे आप देखते हैं कि आपके पास क्या दे रखी है, लीनियर पावर में फैक्टर दे रखे हैं जेड प्लस टू जेड प्लस थ्री। तो यहाँ पर फर्स्ट काइंड के ही पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। स्टूडेंट्स को आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन आप मोस्टली करते हैं तो उसमें फर्स्ट काइंड के ही जनरली यूज होते हैं। तो इस तरीके को आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ए के अपोन में आप पहला फैक्टर रखते हैं, बी के अपोन में दूसरा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ए के साथ ये फैक्टर, बी के साथ ये वाला आ जाता है। एक आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है जब आप ये नीचे आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देते हैं। एक बार फर्स्ट फैक्टर को जीरो रखते हैं यानी जेड इक्वल्स टू माइनस टू आपने रखा तो ए की वैल्यू मिली। सेकंड टाइम जेड प्लस थ्री को जीरो रखेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपके पास एफ जेड क्या मिलता है, आपको ये मिल जाता है। ठीक है। इससे पहले आपने एक काम और भी छोटा सा करना है, क्योंकि ऊपर और नीचे की पावर क्या आ रही है यहाँ पर सेम दे रखी है, तो आपको हल्का सा डिवाइड भी करके लिखना है। ठीक है। तो डिवाइड जब आप इसे करेंगे तो वन आपके पास आ जाएगा, तो बाकी जो हिस्सा बचा उसका आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है। प्रीवियसली आप इसको देख सकते हैं कि ये जो आपके पास दे रखा है, नीचे आपके पास क्या रखे, जेड स्क्वायर माइनस वन, नीचे भी जो हाईएस्ट पावर बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो जेड स्क्वायर ही बनेगी। तो एक बार पहले आपको डिवाइड भी करके लिख लेना है। तो एक बार डिवाइड हो जाएगा तो बाकी जो आपके पास हिस्सा बचा जेड स्क्वायर माइनस वन जेड प्लस टू जेड प्लस थ्री, इसके आपने क्या कर दिए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करके आपने इसको लिख दिया है। तो आपके पास एफ जेड किस फॉर्म में आया, एफ जेड इस फॉर्म में आपके पास आ गया है। ठीक है। तो डिवाइड भी थोड़ा सा कर लेना है क्योंकि पावर वहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, ये बात। तो ये करने के बाद आपके पास क्या है, अब आपको इसके टेलर लॉरेंट सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो चाहे तो आप यहीं पर डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, वन के साथ में जो भी आपके पास आ रहा है हिस्सा, वन करने के बाद जितना भी आपके पास डिवाइड करने के बाद बचेगा उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने लिखा है यहाँ पर। अब जब इसको आप आगे क्या करते हैं, मेन काम है हमारा यहाँ पर लॉरेंट एक्सपेंशन को देखना कि वो क्या आ रहा है। ठीक है। तो एफ जेड आपके पास कितना बचा, वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री, ए और बी की वैल्यू को रखने पर जेड प्लस टू और जेड प्लस थ्री का एक्सपेंशन करने पर। ठीक है।
तो ये जब आपके पास बचा है, इसमें आप क्या करेंगे, पहला रीजन देखते हैं। पहला रीजन आपको दिया हुआ है कि मोड जेड की वैल्यू 2 से आपको क्या लेनी है, छोटी लेनी है। तो यानी जहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म लेना है वो उसको आप कॉमन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बड़ा है। तो जब पहले वाले को आप देखते हैं तो 3 अपॉन यहाँ क्या निकाल लिया आपने, 2 को कॉमन निकाले चूंकि 2 कांस्टेंट है। दूसरे वाले में आपने 3 को कॉमन निकाल लिया चूंकि 3 कांस्टेंट है। आगे कुछ नहीं करना होता है, समेशन का साइन लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस जेड बाई 2 की पावर -1, यानी एक प्लस है और एक माइनस। ऐसे ही यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो यानी प्लस माइनस अल्टरनेटिंग आएगा। तो प्लस माइनस अल्टरनेटिंग आएगा तो -1 की पावर n आपने लिखी, और चूंकि जेड बाई 2 की पावर ही लगातार बढ़ती चली जाएगी तो जेड बाई 2 की पावर n ले लिए। ऐसे ही सेकंड पार्ट में इसके 8/3 तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ भी क्या है, प्लस और माइनस अल्टरनेटिंग है, इसलिए -1 की पावर n लिखा, और जेड/3 की पावर लगातार बढ़ेगी तो उसके ऊपर आपने n लिख दिया, और n 0 से इनफाइनाइट आपने ले लिया। सेकंड पार्ट लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मोड जेड की वैल्यू 2 से तो बढ़ी है, लेकिन मोड जेड की वैल्यू 3 से बढ़ी है। यानी जहाँ पर जेड और 2 की बात होगी वहाँ आप जेड को कॉमन निकालेंगे, और जहाँ जेड और 3 की बात होगी वहाँ पर आप 3 को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि आपको बड़े वाले टर्म को कॉमन निकालना होता है, ठीक है। ये बात इस किताब में लिखी हुई, ये अपने आप ही आपको समझनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जब आप देख रहे हैं तो पहले टर्म में आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है आपके पास, ये जो आपके पास एफ जेड दिया हुआ है, एफ जेड कितना है आपके पास, 3/z+2। तो आपको वहाँ पर कॉमन किसको निकालना है, इस बार जेड को निकालना है। एफ जेड जो आपके पास है, इसको आप ऊपर से देख सकते हैं, फर्स्ट वाले टर्म में यहाँ पर जहाँ जेड और 2 की बात होगी तो वहाँ पर 2 को आपको कॉमन निकालना है, तो जेड को आपको कॉमन निकालना है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या है कि जेड और 2 में क्या दिया हुआ है रिलेशन, कि मोड जेड की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पर इस 2 को आपने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल, जेड को आपने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। जब जेड को आपने कॉमन निकाला तो आपके पास किस फॉर्म में आ गया ये, 3/z 1 + 2/z की पावर -1 की फॉर्म में आ गया। लेकिन जहाँ पर जेड और 3 की बात होगी तो वहाँ 3 बड़ा है, तो वहाँ पर आपको 3 को ही कॉमन निकालना है। तो लाइक इस वाले थर्ड वाले टर्म में यहाँ पर आपने क्या निकालना है, 3 को कॉमन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 3 को कॉमन निकाला, और सेकंड वाले टर्म में आपने क्या करा, 2 को आपने वहाँ पर कॉमन, जेड को आपने कॉमन वहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपके पास ये जो आई, यहाँ पर भी प्लस और माइनस अल्टरनेटिंग है, यहाँ भी प्लस और माइनस अल्टरनेटिंग है। जब ये दोनों साइन सेम होते हैं तो -1 की पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये वाला साइन बीच वाला और ये वाला साइन अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो क्या हो जाता है, आपको -1 की पावर n लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्लस माइनस अल्टरनेटिंगली बिहेवियर में आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर -1 की पावर n लिया, और 2/z की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, n हो जाएगी, क्योंकि 2/z की पावर ही लगातार बढ़ती हुई जाएगी। ऐसे इस वाले टर्म में -1 की पावर n लिया, क्योंकि बीच वाला साइन और पावर वाला साइन चेंज है, तो z/3 की अल्टरनेटिंग पावर बढ़ेगी, तो उसको आप क्या कर लेंगे, लगातार n की पावर में लिख लेंगे, और n 0 से इन्फिनिटी होता है। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर z की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, तो जहाँ जहाँ पर z और 2 की बात होगी वहाँ पर आप z को कॉमन निकालेंगे, जहाँ z और 3 की बात होगी वहाँ पर आप 3 को कॉमन निकालेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, मोड जेड इज ग्रेटर देन 3। तो मतलब यहाँ पर मोड जेड को 3 से क्या कह दिया गया, बड़ा, तो इसका मतलब दोनों ही पार्ट में आपको क्या करना है, जेड को ही कॉमन निकालना है। तो देखिए, चूंकि एफ जेड आपके पास कितना है, एफ जेड आपके पास है 1 + 1 अपॉन कितना दिया हुआ है, ऊपर से आप देख सकते हैं इसको, ये दिया हुआ है ये जेड 3/z+2 -8/z+3। तो इसमें भी आपको z कॉमन निकालना है, और इसमें भी आपको z कॉमन निकालना है, क्योंकि इस बार z की वैल्यू 3 से बड़ी दे रखी है, इसका मतलब 2 से अपने आप ही वो बड़ी हो गई है, ठीक है। तो जब आपने इस वाले टर्म में आपने z को कॉमन निकाला तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, z कॉमन निकालने पर इसमें 3/z आ गया। अब देखिए, यहाँ पर भी प्लस और माइनस साइन अल्टरनेटिंग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो -1 की पावर n यहाँ भी आएगा, -1 की पावर n यहाँ भी आएगा, 2/z की पावर n आप ले ली, क्योंकि 2/z की पावर लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप 1 की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं तो 1 + x+x² 2x³ मतलब x की ही पावर लगातार बढ़ती है। तो यहाँ पर भी जो आपके पास वेरिएबल टर्म है 2/z उसकी पावर बढ़ेगी, और 3/z की पावर लगातार बढ़ेगी, तो वो आपने n = 0 से इनफाइनाइट की फॉर्म में आपने उसको लिख लिया है, ठीक है। तो यही काम आपको करना है। तो लॉरेंट सीरीज में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको, लॉरेंट सीरीज आपके लिए आसान ही है। तो लॉरेंट सीरीज में आप क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि किस चीज़ को आपको कॉमन लेना है, जो भी आपको वैल्यू बड़ी दी हुई है कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको कॉमन निकालते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म आ जाती है 1 + x की पावर n की, प्लस, और अगर माइनस प्लस की बीच में जो प्लस आ रहा है, पावर में जो साइन आ रहा है, दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नहीं तो -1 की पावर n लेते हैं, वेरिएबल टर्म की पावर को n लिख लेते हैं, और n 0 से इन्फिनिटी, बहुत आसानी है काम है, ठीक है। एक और नीचे छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपेंड द फंक्शन साइन इनवर्स जेड इन पावर ऑफ जेड। साइन इनवर्स जेड को जेड की पावर में आपको एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है। तो ये एफ जेड आपको दिया हुआ है, आपने इसके अंदर f0 की वैल्यू निकाली, f डैश जेड की, f डबल डैश जेड की, वही जेड टेलर सीरीज में आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको रीजन दिए हुए नहीं है।
एफ ट्रिपल डैश निकाला, 4 टाइम निकाला, 3-4 टर्म आपने उसके निकाल लिए। तो फिर से आपने वही जो टेलर का एक्सपेंशन आपने लिखा था, एफ जीरो एट जेड एफ डैश जीरो जेड स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो जेड क्यू फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो। देखिए टेलर सीरीज को जब आप जीरो के अबाउट एक्सपेंड करते हो तो उसको मैक्लोरिन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो टेलर और मैक्लोरिन में कन्फ्यूजन ना हो, टेलर सीरीज जब किसी टेलर का मतलब किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट, और जब जीरो के अबाउट करते हैं तो उसको मैक्लोरिन भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला एफ जीरो जेड एफ डैश जीरो जेड स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डैश जीरो, मतलब आपको दिए गए पॉइंट जीरो पर वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की, सबकी वैल्यू को आपको निकाल कर यहाँ पर रख देना है। वो सब आपने निकाली। एफ जेड आपके पास साइन इनवर्स जेड था, इन पावर ऑफ जेड करना था, जेड का ही फंक्शन है, जेड की ही पावर में करना है, यानी जीरो पर आपको उसको एक्सपेंड करना है। तो आपने इसका एक्सपेंशन किया जो कि बहुत ईजी है, आपने प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी किए हैं। वहाँ पर रियल वेरिएबल लेते थे एक्स, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड लिया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। ये सब वैल्यू आपने यहाँ पर रखी, ये आपके पास फॉर्मूला बना। तो ये आपके पास साइन इनवर्स जेड का एक्सपेंशन भी होता है, इसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स जेड का एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके पास टेलर और लॉरेंट सीरीज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे। कभी कभी टेलर को मैक्लोरिन ही बोल दिया जाता है जब वो जेड इक्वल्स टू जीरो पर आप उसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेजिड्यू की बात करते हैं थोड़ी सी, और इसके बाद बात करेंगे कि रेजिड्यू को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रेजिड्यू थ्योरम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी डिस्कशन हम थोड़ा सा करेंगे। तो रेजिड्यू की बात कर लेते हैं। रेजिड्यू होता क्या है, हालांकि यहाँ पर डेफिनेशन से आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको केवल निकालने का तरीका सीखना है कि रेजिड्यू को आप कैसे निकालेंगे। रेजिड्यू से ही आपके आने वाले आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो रेजिड्यू पर आपको खासा फोकस करना है। तो आपने ये कहा, ये जो लॉरेंट सीरीज होती है आपके पास इस फॉर्म में होती है, एफ जेड एन इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनिटी एन जेड माइनस ए की पावर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। तो ये जो हमारे पास ए एन होता है, ये ए एन होता है 1/2 पाई एफ जेड जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड, और जो बी एन होता है 1/2 पाई एफ जेड जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 की फॉर्म में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं अगर एन की वैल्यू को दूसरे वाले टर्म में यानी बी एन वाले कॉन्स्टेंट में 1 ले ले तो आपके पास एक वैल्यू ये आ जाती है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ बी1 है ये क्या कहलाता है, रेजिड्यू कहलाता है। तो यहाँ पर जो बी1 का कोफिशिएंट आपके पास आएगा उस कोफिशिएंट को आप क्या बोलते हैं, रेजिड्यू एट पोल बोलते हैं, या रेजिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू ए पर आप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने बी एन आपने ऊपर लिया, ये जो बी एन आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसमें एन की वैल्यू 1 लेने पर इधर जो राइट हैंड साइड में इधर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने पर ये जो कांस्टेंट इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो इस कोफिशिएंट की जो वैल्यू आएगी b1 का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप क्या कहेंगे, रेजिड्यू एट पोल कहेंगे, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन से आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जो न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल निकालने का आपको तरीका सीखना है, ठीक है। इसके बाद आता है रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पर आपको क्या कहा गया कि अगर आपके पास एफ जेड कोई फंक्शन है तो जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज, अगर आप इन्फिनिटी पर वैल्यू निकाले तो -1/2 पाई एफ डैश जी डैट वेयर द इंटीग्रेशन इज टेकन अबाउट द अराउंड द सर्किल सी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर आप रेजिड्यू निकालेंगे, ये क्या होगा, इस तरीके से ये जो इंटीग्रेशन आएगा -1/2 पाई सी एफ जेड के इक्वल आएगा, इसको आप क्या कहेंगे, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी कहेंगे। देखिए दोनों ही रेजिड्यू की डेफिनेशन को आपको सिर्फ केवल देखना है, या ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जब आपको रेजिड्यू निकालने के फॉर्मूले बताए जाएंगे तो वहाँ पर रेजिड्यू को इजीली डिफाइन किया जाएगा थोड़े अलग तरीके से, यहाँ पर केवल आपको समझना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा वो आपको रेजिड्यू थ्योरम बताएंगे। एक तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, और रेजिड्यू निकालने का आपको तरीके सीखने हैं। रेजिड्यू पोल पर निकालने के लिए, रेजिड्यू इन्फिनिटी पर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन वहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी वहाँ से आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रेजिड्यू थ्योरम उसमें हम आपको प्रूफ कराएंगे, रेजिड्यू निकालने के तरीके बताएंगे, और रेजिड्यू के थ्रू इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ उसमें डिस्कस होगी। तो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, तब तक आप टेलर और लॉरेंट सीरीज के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।